हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रोहित मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की क्लास और एक नया सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, कृषि अभियंत्रण। तो पहले मैं आपको सिलेबस इसके डिस्कशन कर चुका हूँ और एक बार पुनः मैं सिलेबस का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसे डाउनलोड करके पुनः देख लीजिएगा। और एक बार मैं सिलेबस के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ शुरुआत में ही। तो आज मैं सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेकर के आपसे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला सेशन है यानी सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा सोर्सेज ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। ठीक है, भारत में कृषि शक्ति के स्रोत। ठीक है, भारत में कृषि शक्ति के स्रोत के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के। तो आइए जानते हैं, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि क्षेत्र से जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि का काफ़ी अच्छा स्कोप है और कृषि में जैसे जैसे हम लोग आधुनिक तकनीक का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर को बढ़ाने का, एग्रीकल्चर में जो उत्पादन का बढ़ाने का जो सबसे अहम रोल है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के माध्यम से हम अपने सभी कृषि कार्य को समय से कर लेते हैं, अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, और लेबर की जो है वो जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो श्रमिकों की कमी है उसकी समस्या नहीं आ पाती है। तो आइए कौन कौन से सोर्सेज हैं जानते हैं फॉर्म पे हमारे। भारत में कृषि शक्ति के स्रोत, तो कृषि भारतीय, पहले हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो हमारे कृषि की मेरुदंड कही जाती है, मतलब पूरा चीज़ जो है वो और इसमें उपयोग की जाने वाली शक्ति, ऊर्जा, कृषि उत्पादकता और दक्षता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है, बैकबोन है। ठीक है, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है। एग्रीकल्चर के कई सारे जो है वो एग्रीकल्चर और इसके अलाइड जो सेक्टर हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं अपना काफ़ी अहम रोल देते हैं हमारी जीडीपी में। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे इसमें उपयोग होने वाले जो भी ऊर्जा के सोर्सेज हैं वो कृषि उत्पादकता और दक्षता को निर्धारित करने में अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं। ठीक है, और पारंपरिक तरीकों से लेकर के आधुनिक तकनीकों तक भारत में कृषि शक्ति के कई स्रोत हैं जिनका उपयोग विभिन्न कृषि कार्यों जैसे कि जुताई हो गया, बुआई हो गया, कटाई हो गया, ठीक है, सिंचाई हो गया और परिवहन के लिए किया जाता है। तो पारंपरिक तरीकों से लेकर आधुनिक तकनीकों तक भारत में कृषि शक्ति के कई स्रोत हैं जिनका उपयोग विभिन्न कृषि कार्यों जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई, सिंचाई और परिवहन के लिए किया जाता है। तो कई ऐसे जो है वो सोर्सेज हैं, कई ऐसे ऊर्जा के साधन हैं जिनको हम फसल की बुआई से लेकर के फसल की बुआई से लेकर कटाई तक उनको यूज़ करते हैं। यानी कि बुआई के बाद जो है वो पहले खेत की तैयारी करना, फिर फसल की बुआई करना, फिर बुआई के बाद सिंचाई करना, ठीक है, फिर कटाई करना। तो कई सारे सोर्सेज का यूज़ हम करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि इन स्रोतों के मोटे तौर पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो है वो कि
ये जो आपके एनर्जी के सोर्स आज थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से बार बार खांसी आ रही है। तो कह सकते हैं कि ये जो कई प्रकार की ऊर्जा के सोर्सेज हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि पहला क्या है, ह्यूमन पावर, ठीक है, मानव शक्ति स्रोत। अब ह्यूमन पावर की बात करें तो लगभग फॉर्म पर कई सारे जो कार्य हैं, ठीक है, फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक, वो फिर कहीं ना कहीं जो है वो मानव की शक्ति का उपयोग इसमें होता है। और पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन पावर्स का था, अब जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो मैकेनाइजेशन का युग आ रहा है, कई सारी मशीनीकरण आ रहा है, जिससे ह्यूमन पावर काफ़ी जो है वो आसान हो गया है। तो कहीं ना कहीं फॉर्म पे ह्यूमन पावर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। मानव शक्ति के कृषि का सबसे पुराना और सबसे बुनियादी स्रोत है। यह आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक प्रकार से ये जो है बहुत ही बुनियादी सोर्स है, पुराना सोर्स है। और आज भी कहीं ना कहीं जो भी हम मैकेनाइजेशन के दौर में भी देखें, अगर कि मान लीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा हम मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, तो मशीनों के संचालन के लिए भी ह्यूमन की आवश्यकता पड़ रही है। और पहले भी जो है मानव के द्वारा, ठीक है, कहीं ना कहीं मजदूरों के द्वारा फसल की बुआई की जाती थी, फसल में खाद, बीज, दवा का प्रयोग किया जाता था। और जो है अभी भी किया जाता है। बहुत सारे कार्य जो है वो इतना मशीनीकरण होने के बाद भी ह्यूमंस जो है वो गांव में जो है, जो सीमांत किसान है, छोटे किसान हैं, वो खुद जो है वो जुताई बुआई का कार्य करते हैं, मतलब कि साथ साथ जो है करते हैं, बुआई करते हैं, खाद छिड़कते हैं, दवा देते हैं, और उसके बाद कटाई का काम करते हैं। हाथ से जो है वो अनाज को काटा जाता है, फसल को काटा जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो मानव श्रम का उपयोग मुख्य रूप से छोटे औजारों और उपकरणों को चलाने, रोपण जैसे धान की रोपाई, निराई, कटाई और फसल की तैयारी जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से इसका उपयोग की बात करें तो मानव श्रम का उपयोग मुख्य रूप से छोटे औजारों और उपकरणों को चलाने, रोपण जैसे धान की रोपाई, निराई, कटाई, फसल की तैयारी जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके काफ़ी अच्छे यूज़ हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की। अगर बात की जाए तो यह आसानी से उपलब्ध है और इसके लिए किसी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यह आसानी से उपलब्ध होता है और इसमें किसी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां आधुनिक मशीनों का उपयोग संभव नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन्स पावर का उपयोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जहाँ पर मशीनें नहीं हैं, अभी भी मशीनों का अभाव है, या छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, ठीक है, गरीब किसान हैं कि वो मशीनों को नहीं खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर ह्यूमन्स पावर्स का काफ़ी अहम रोल होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटे सीमांत किसानों के लिए, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्रा की कमी है। और ड्रॉबैक की बात की जाए ड्रॉबैक की बात की जाए तो इसकी दक्षता कम होती है, काम धीमा होता है और यह शारीरिक रूप से थकाऊ होता है। तो कमियां देखो, ये कह सकते हैं कि ह्यूमन तो धीरे धीरे काम करता है, इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो धीमी होती है, धीरे धीरे काम करता है, थकाऊ होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि फॉर्म पे जो ह्यूमन करता है, मशीनों की अपेक्षा अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो धीरे धीरे काम होता है। भाई आदमी क्या है ना, आदमी तो मशीनों की तरह करेगा नहीं, तो आराम से धीरे धीरे काम करता है। जो ह्यूमंस के द्वारा काम होता है वो काफ़ी समय लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो चाहे वो आपके फसल खेत की तैयारी हो गया, उसके बाद फिर खेत की बुआई का काम हो गया, या फिर ट्रांसप्लांटिंग का काम हो गया, ठीक है, रोपाई का काम जिसको कहते हैं, या फिर खाद बीज देना हुआ, या फिर हम कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, तो ह्यूमंस के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस तरह से जो है वो इसमें कई कमियां हैं, किसान को लॉस हो जाता है, देर से कटाई होती है, देर से बुआई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता है।
तो इस प्रकार से ह्यूमन पावर जो है वो, और एक चीज़ है कमियां ये है कि आजकल जो है मजदूरों की कमी हुई होती जा रही है। गांव से मजदूर पलायन कर रहे हैं शहर की ओर दूसरे रोज़गार के प्रति। कृषि में इतना अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो है वो ह्यूमंस की कमी होती जा रही, लेबर्स की गांव में कमी हो जा रही है, जिससे कि कई सारे कार्य जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो मजबूरी में हम लोग को जो है वो मशीनों का उपयोग करना पड़ता। इसके बाद एनिमल्स की पावर की बात की जाए, पशु शक्ति सदियों से भारतीय कृषि का एक अभिन्न अंग रही है। बैल और भैंस जैसे पालतू जानवर ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के आगमन से पहले कृषि के मुख्य आधार थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स पावर में बहुत पहले से ही हमारे यहाँ जो है वो बैलों का उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, कृषि के कई सारे कार्यों के लिए, जैसे खेत की तैयारी हो गया, जुताई करना हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर बीजों को बोने का काम हो गया, तो उसके बाद फिर मड़ाई करने का काम करते थे। मड़ाई करना और सिंचाई के लिए पानी खींचने का काम, कुएं होते थे उससे पानी खींचने का काम, ये सारे ह्यूमंस पावर के एनिमल पावर के द्वारा किए जाते थे। तो बहुत ही पुराने समय में हम एनिमल्स का यूज़ करते थे फॉर्म पे। आज जो है वो मशीन जैसी आ गई, मशीनीकरण जैसे जैसे बढ़ा, तो एनिमल्स पावर का यूज़ कम होने लगा। तो इस प्रकार से जानवर जो है वो रोड पे आ गए, मतलब बैलों का उपयोग ही ख़त्म हो गया। पहले क्या होता था, इसके पास गाय होती थी, बैल होते थे, वो काफ़ी धनवान माना जाता था, धनी व्यक्ति माना जाता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि बैल कोई पालने के लिए तैयार नहीं है। उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो रोड पे टहल रहे हैं, ठीक है, और खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई पालने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। उनका कारण ये है कि मशीनों को ज़्यादा ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो पालतू जानवर, ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के आगमन से पहले कृषि के मुख्य आधार थे, लेकिन आज इनका उपयोग उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। इनके यूजेस की बात करें तो पशु शक्ति का उपयोग जुताई करने में, समतलीकरण में, बुआई सिंचाई के लिए पानी खींचने और फसल को खेत से खलिहान तक ले जाने यानी कि बैलगाड़ी के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है फॉर्म पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका आपके एनिमल्स का फॉर्म पे, ठीक है। तो एनिमल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिससे ये जो है वो फॉर्म पे कई सारे कार्य हो गया, ठीक है। फसलों की बुआई से लेकर के जुताई करना, उसके बाद फिर उसको ले जाना, बैलगाड़ी इसको बोलते हैं, तो बैलगाड़ी के माध्यम से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, चाहे से वो खाद है, दवा है, या फिर जो है वो जो आपका अनाज है। तो इस प्रकार से कई सारे कार्य जो है वो किए जाते थे उसके द्वारा। लेकिन आज छात्रों जो है वो जो मशीनीकरण के युग में मशीनों का इतना डेवलपमेंट हो गया, कई सारी मशीनें आ गई कि कहीं ना कहीं एनिमल्स की मतलब कि एनिमल्स पावर का यूज़ कम होने लगा। अच्छा, कारण भी ये था कि इसके द्वारा क्या है कि बहुत समय लग जाता था जुताई कर, जितने में आपका खेत जो है 2 घंटे में जोत लोगा, वो ये जो है एनिमल्स के द्वारा उसका दिन भर में जुताई होती थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो समय ज़्यादा लगता था और खर्चीले भी थे, जानवर को देख रेख करना हर चीज़ वो है। तो कहीं ना कहीं जो है वो मशीनीकरण में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशीनों को यूज़ किया जा रहा है, एनिमल्स का पावर का यूज़ कम हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पशुधन एक सस्ता, ठीक है, सस्ता और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा ये किसानों को दूध, गोबर, जैविक खाद और ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है और मांस जैसे उत्पाद भी प्रदान करते हैं। तो इम्पोर्टेंस इसका बहुत अच्छा था, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा था। इम्पोर्टेंस ये था कि इसके पास जानवर होते थे, वो धनी व्यक्ति माना जाता था, ठीक है, क्योंकि जानवर से क्या है, गाय से, बैलों से जो गोबर की खाद प्राप्त होती थी, ठीक है, काऊ डंग, उससे हम जैविक खाद बनाते थे, जैविक खाद के रूप में इसको उपयोग करते थे खेत में।
और गाय मूत्र वगैरह का उपयोग हम गाय मूत्र का गौमूत्र जिसको बोलते हैं उसका हम इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से और जीवामृत वगैरह बनाने में भी गाय को गोबर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो पोषक तत्वों की भरपाई के रूप में कीटनाशक के रूप में जो है वो इसका उपयोग किया जाता था। बाकी कि हम जानवर से दूध मिलता था, दूध से कई सारे प्रोडक्ट बनते थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, हमारी फसल के दृष्टिकोण से भी, दोनों तरीके से एनिमल्स का काफ़ी जो है वो उपयोग था। इसलिए जो है वो एक जो इसके पास काफ़ी ज़्यादा जानवर थे वो काफ़ी जो है वो धनी व्यक्ति माना जाता था। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इसकी कमियों की बात करें, ड्रॉबैक की बात करें, तो पशु शक्ति की कार्य क्षमता आधुनिक मशीनों की तुलना में कम होती है। यह मौसम और जानवरों के स्वास्थ्य पर भी प्रभावित करता है। तो ड्रॉबैक की बात करें देखो तो जो एनिमल्स हैं उसकी क्षमता जो है वो मशीनों की अपेक्षा कम होती है। जो मशीनें जो है वो जो कार्य फॉर्म पर जल्दी कर देंगी तो वो एनिमल्स काफ़ी समय लगता है उसको करने में। और कहीं ना कहीं मौसम के ख़राब होने पर अत्यधिक ठंडी में, गर्मी में एनिमल्स उतना अच्छा काम जो है वो नहीं कर पाते थे, बीमार पड़ जाते थे। लेकिन मशीनों पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए जो है वो जो है इसका ड्रॉबैक है कि कहीं ना कहीं जो है वो इसकी क्षमता कम होती है और उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मौसम का प्रभाव जो है वो पशुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता था। तो इस प्रकार से इसका ड्रॉबैक ये होता है। इसलिए जो है वो ज़्यादा अच्छा महत्व है आपके मशीनों का। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल पावर की, यानी यांत्रिक शक्तियों की। तो आधुनिक कृषि में यांत्रिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ऊर्जा स्रोत है। इसमें डीजल इंजन से चलने वाले उपकरण शामिल हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल पावर का बहुत अच्छा यूज़ है। आज के तौर पर जो है वो लगभग कई सारे का लगभग कि 60 to 70% वर्क जो है वो आपके मैकेनिकल पावर के द्वारा किए जा रहे हैं। मैकेनिकल पावर के द्वारा ही खेतों का समतलीकरण हो गया, फिर खेतों को मेड़बंदी बुआई करना, ठीक है, फसल बीज सया तैयार करना, फिर फसल की बुआई करना, ट्रांसप्लांटिंग करना, फिर हम सिंचाई करने का काम जो है वो, और उसके बाद फिर उसमें जो है फसल की कटाई करना, फिर उसकी मड़ाई करना, ये सारे कार्य जो है वो मैकेनिकल पावर के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यूज़ की बात करें अगर यूज़ की बात की जाए तो यांत्रिक शक्ति का उपयोग कृषि कार्यों को तेज और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो मैकेनिकल पावर का यूज़ जो है वो कृषि को अच्छा उत्तम बनाने के लिए, कृषि कार्यों को जल्दी करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब से मशीनीकरण आया है कृषि के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई है। ठीक है, जब से मैकेनिकल पावर आया है, मतलब कि यांत्रिकरण आया है एग्रीकल्चर में, वैसे सभी कार्य जो है वो समय से तीव्र गति से जो है वो किए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है। एक किसान जहां एक ही फसल को ले पाता था आज कई फसलों को ले रहा है। ये किसकी दौर है? ये जो है वो मैकेनिकल पावर की देन है। ठीक है, इस प्रकार से मैकेनिकल पावर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। मैकेनिकल पावर के अंदर क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है, जैसे कि ट्रैक्टर और पावर टिलर। ठीक है, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, तो इसे जुताई, बुआई, कटाई और परिवहन के लिए। ठीक है, ट्रैक्टर का उपयोग और ट्रैक्टर और पावर टिलर का उपयोग किसे होता है? जुताई करने के लिए, बुआई करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए और कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज जो है वो जब ट्रैक्टर की मदद से कई सारे यंत्रों का संचालन होता है, कटाई, मड़ाई, जुताई करने वाले यंत्र, इन सभी का उपयोग ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद डीजल पंप सेट जो आ गया है। डीजल पंप सेट सिंचाई के लिए, पानी निकालने के लिए डीजल पंप सेट का उपयोग किया जा रहा है, जो मैकेनिकल का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कंबाइंड हार्वेस्टर की बात करें, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर फसल की कटाई और थ्रेशिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैकेनिकल पावर के आ जाने से, मैकेनिकल पावर के अंतर्गत ट्रैक्टर से संचालित कई सारे यंत्र हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है,
जुताई बुआई करने के, उसके बाद फिर हम हार्वेस्टिंग करने के, मड़ाई करने के कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके आ जाने से कृषि के कार्य में बहुत ही तेजी से आई है, और समय से हम मौसम की विपरीत जो दशा है, वर्षा आंधी तूफान से भी हम फसल को अपने बचा पाए हैं। तो ये काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट है, रोल रहा है। अब बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो यांत्रिक शक्ति का श्रम और समय की बचत करती है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह बड़े खेतों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और फसल चक्र को छोटा करने में मदद करती है। कहीं ना कहीं फसल चक्र को छोटा करने में मदद करती है। इसकी कमियों की बात करें, ड्रॉबैक की बात की जाए, ये महंगे होते हैं और इनके रख रखाव और डीजल की लागत अधिक होती है। छोटे किसानों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल होता है, इसलिए वे अक्सर किराए पर लेते हैं। तो ड्रॉबैक की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा कि इसके रख रखाव में समस्या आती है। अगर कौशलात्मक ज्ञान नहीं है, किसान को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी समस्या आती है कि किस प्रकार से उसको संचालित किया जाए, किस प्रकार से सही रूप से उसको ऑपरेट किया जाए, इसका भी किसान को ज्ञान होना चाहिए। और एक चीज़ बेटा ये है कि जो हमारे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके लिए भी समस्या आती है। ठीक है, छोटे गरीब किसान हैं उनके लिए भी मैकेनिकल का जो है, जो भी मशीनें हैं उसको परचेज करने में ही प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार से जो है वो इसकी कमियां बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो विद्युत शक्ति विशेष रूप से सिंचाई के लिए भारतीय कृषि में एक क्रांतिकारी बदलाव लाई है। ठीक है, विद्युत शक्ति जो है वो इलेक्ट्रिक पावर विशेष रूप से सिंचाई के लिए भारतीय कृषि में एक क्रांतिकारी जो है वो बदलाव लाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर भी काफ़ी अहम रोल रहा है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिक पावर का बहुत सारा यूज़ है। कई सारे जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। मशीनों का जैसे कि आपका जो है एग्रीकल्चर में जो है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, माइलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट किए यूज़ किए रहे हैं उनका वो इलेक्ट्रिक पावर से संचालित होते हैं। जैसे आटा गेहूं से आटा बनाना, ठीक है, तमाम प्रकार के ऑयल क्रॉप से ऑयल्स निकालना, ठीक है, तेल की पेराई से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हो गया, माइलिंग से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनका उपयोग किया जा रहा है। पानी को खींचने के लिए, ठीक है, पानी खींचने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पावर के अंतर्गत जो है वो कई सारी इंपॉर्टेंट जो है वो इसका फॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म पे रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, मुर्गी पालन में भी इलेक्ट्रिक पावर का अच्छा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा जो है वो फॉर्म पे जो है वो काफ़ी सुलभ हुआ है, सुविधा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा इलेक्ट्रिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पंप सेट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक पंप सेट की तो कुओं और ट्यूबवेलों से पानी निकालने के लिए यह डीजल पंपों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पंप सेट हैं, ठीक है, वो जो है वो कुएं से पानी निकालना या फिर तालाब से पानी निकालना हो, नदियों से पानी उठाना हो, तो उसके लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण हैं, पोर्टेबल हैं। आप इनसे जो है वो सिंचाई का कार्य आसानी से किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पंप सेट का सिंचाई पे काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मोटर एंड मशीन्स हैं, जैसे कि आटा चक्की हो गया, तेल घानी हो गया और प्रसंस्करण इकाइयों को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, प्रोसेसिंग वाले हैं, जैसे कि आपका आटा चक्की हो गया, तेल निकालने वाली मशीनें हो गया, माइलिंग की मशीनें हो गया, ठीक है, तो इनका उपयोग भी हम इलेक्ट्रिक पावर के रूप में कर रहे हैं और उसका काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है हमारे एग्रीकल्चर में। ठीक है, खांसी बहुत आ रही है। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो बिजली से चलने वाले उपकरण साफ, शांत और कुशल होते हैं। ठीक है, जो बिजली से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट है साफ सुथरा होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं उनका काम क्लियर होता है और कहीं ना कहीं जो है वो
शांत होते हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, कुशल होते हैं और वे बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक काम करते हैं और जिससे हम सिंचाई के कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। तो जैसे कि पहले जो है वो सिंचाई के लिए कई प्रकार के जो है वो देसी इंस्ट्रूमेंट का, देसी विधियों का प्रयोग किया जाता था। कुएं से पानी निकाला था, बैलों से कुएं से पानी निकाला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत समय लग जाता था सिंचाई करने में, बहुत कम ही क्षेत्रफल पे सिंचाई हो पाती थी। लेकिन विद्युत पंप सेट के आ जाने से काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में आसानी से सिंचाई की जा रही है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। अधिक पानी चाहने वाली फसलों को भी हम उगा पा रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे इंडिया में मोटे अनाजों केवल उगाए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र असिंचित थे, जिससे मोटे अनाज और वर्षा आधारित अनाज ही उगा पाते थे। लेकिन आज जो है वो इलेक्ट्रिक पावर के आ जाने से, ठीक है, जो है विद्युत मोटर के विकास हो जाने से सिंचाई की व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुलभता आई है और जल को काफ़ी ज़्यादा फसल क्षेत्र को पानी की उपलब्धता हुई है, जिससे हम अधिक पानी चाहने वाली और अच्छी फसलों को हम उगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रॉबैक की बात करें अगर छात्रों, तो बिजली की आपूर्ति अनियमित हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बुनियादी ढांचे की कमी एवं चुनौतियाँ। तो कहीं ना कहीं इसकी ड्रॉबैक है कि जहाँ पर अगर जो है कहीं कहीं ऐसा है कि जो है लाइट ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे अभी ऐसे पिछड़े हमारे ज़िले हैं, गांव हैं, जहां पर अभी पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यह है भी तो बहुत कम समय तक उसमें लाइट सप्लाई मिलती है, जिससे कि सिंचाई वगैरह कार्य जो है वो जो विद्युत से संबंधित कार्य है मशीनों के द्वारा वो सही से नहीं हो पाते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। इसके बाद छात्रों रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो भारत सरकार और किसानों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को कृषि में बढ़ावा दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत बेटा, नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है कि ऐसी एनर्जी जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो निरंतर बढ़ती रहती है, जो हमारी प्रकृति में जिसका निर्माण स्वतः होता रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसका रिन्यूअल जो है वो कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। जैसे कि सोलर पावर, ठीक है, सौर ऊर्जा। इसके यूज़ की बात करें तो सोलर पंप सेट सिंचाई के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग कोल्ड स्टोरेज ड्रायर के रूप में बाढ़ लगाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो सोलर पंप सेट जो है वो सिंचाई के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं, ठीक है। इनका उपयोग हम कोल्ड स्टोरेज में, ड्रायर में, बाढ़ लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो सोलर जो पंप सेट है ना, उनका उपयोग कई तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। सोलर सेल जो लगे होते हैं, सोलर जो हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। जो हमारा सूर्य है वो काफ़ी एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सूर्य जो है वो हमारे ब्रह्मांड में पूरा ऊर्जा का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है और उसके द्वारा जो है वो सोलर सेल के माध्यम से उनको चार्ज किया जाता है और फिर जो है उसी का उपयोग हम कई प्रकार के करते हैं। जैसे कोल्ड स्टोर में हो गया, कई प्रकार की यूनिट्स में हो गया, एग्रीकल्चर की जैसे मिल्क फैक्ट्री हो गया, प्रोसेसिंग फैक्ट्री हो गया, माइलिंग हो गया, प्रसंस्करण उद्योग हो गया, उसमें हम सोलर पावर का निरंतर यूज़ कर रहे हैं। और आज देखिए कि इतना अच्छा मतलब कि इतना ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है कि घरों में भी इसका अच्छा उपयोग किया रहा है। सोलर सेट लोग लगवा करके घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर पर निर्भरता थी वो कम होती जा रही है और जो है हम सोलर पावर का काफ़ी अच्छा यूज़ जो है वो कर रहे हैं। घरों में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब लाइटिंग वगैरह के लिए भी हम जो है वो सोलर सेल लगवा करके घरों में जितने भी संचालित हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका उपयोग हम सोलर एनर्जी से जो है वो संचालित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है छात्रों कि ये किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का इससे कोई प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर से क्या है कि
हम पूरी तरह से जो है वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विद्युत इकाइयों पर निर्भर रहते हैं, विद्युत निगम पे हम लिमिटेड रहते हैं कि जब हमें लाइटिंग सीमित मिलती है। लेकिन सोलर पावर में क्या है, निरंतर हमें विद्युत मिलती रहती है और किसी प्रकार का उसका बिल नहीं देना होता है। ठीक है, मेंटेनेंस केवल हमारा रहता है, मेंटेनेंस उसको हम रखते हैं तो वो आसानी से जो है वो कार्य करता रहता है और बिल्कुल मुफ्त की ऊर्जा होती है, किसी प्रकार से इसका कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत जो है वो माना जाता है सोलर पावर। ठीक है, तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पर जो है वो, जैसे आपका सोलर पंप का नाम सुने होंगे, तो सोलर संचालित पंप आ रहे हैं। ठीक है, सोलर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स आ रहे हैं, डस्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की मशीनें आ रही हैं जो सोलर से संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सोलर पावर, आज तक कल देखिए तो सोलर कार आ गई है। ठीक है, जो सोलर चलने वाले ई रिक्शे चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है वो मतलब कि सोलर पावर का काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। सरकार भी इस पर फोकस कर रही है कि जिससे कि विद्युत पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से सोलर पावर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में। अब इसके बाद हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। बात करें तो पवन चक्कियों का उपयोग मुख्य रूप से पानी निकालने और अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पवन चक्कियाँ जो हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से पानी निकालने के लिए, अनाज को पीसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर हवा की गति जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, वहाँ पर विंड एनर्जी का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो जो पवन चक्कियाँ होती हैं वो हवा के प्रेशर से संचालित होती हैं और फिर उनसे कई प्रकार के जो है वो इंस्ट्रूमेंट, मशीनें संचालित होती हैं। ठीक है, तो पवन चक्की का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये जो है बिल्कुल फ्री है, मतलब कि गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें हम बायोमास एंड बायोगैस की। बात की जाए तो बायोमास और बायोगैस क्या होते हैं, इसका यूज़ की बात करें तो इसका उपयोग जो है फसल अवशेषों, पशु गोबर से प्राप्त बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के लिए, बिजली उत्पादन, छोटे पंप सेट चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बायोमास या बायोगैस की बात करें तो फसल अवशेष और पशु गोबर से प्राप्त बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन के लिए, छोटे पंप सेट चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बायोगैस के माध्यम से हम, जैसे कि जो हमारा गोबर है, अगर हम अपने यहाँ पशुपालन करते हैं, ठीक है, तो पशुओं से निकाल करके जो निकला हुआ गोबर होता है उसको एक टैंक में इकट्ठा करते हैं और उससे जो है वो बायोगैस बनाई जाती है और बायोगैस जो है वो एक स्वच्छ ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी प्रकार के प्रदूषण उसमें नहीं होते हैं और उसका उपयोग हम गैस में चूल्हों के रूप में कर सकते हैं। उससे खाना भी पकाया जा सकता है, प्रकाश भी जो है फॉर्म पे प्रकाश के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो जो बायोगैस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से मीथेन का उपयोग किया जाता है, मीथेन का उपयोग हम इसमें करते हैं। और एक चीज़ और है कि इससे जो गोबर निकलता है उसको हम, जो स्लरी निकलती है बाद में, तो स्लरी जो है उसका उपयोग हम फॉर्म पे कर सकते हैं, अपने खेतों में अप्लाई इसको हम कर सकते हैं। इस प्रकार से बायोगैस काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी आपके एनर्जी के सोर्सेस हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में एनर्जी के जो सोर्सेस थे, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे एग्रीकल्चर में, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसका PDF आपको हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे एग्रीकल्चर क्लासेस आपको कंटिन्यू जो है वो हमसे मिल सकें। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।